इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन और केमियोस्मोसिस। ये क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में जो कोएंजाइम रिड्यूस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ NADH और FADH2, इन कोएंजाइम्स के पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी रिलीज करेंगे जब ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू पास ऑन होंगे और ऑक्सीडेशन रिडक्शन करते हुए ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होगा उसके पास जाके वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो उस समय ये अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पैसेज में ये एनर्जी रिलीज करेंगे और वो एनर्जी ट्रैप होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP। NADH में हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो अपने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, ये देखिए अपने हाइड्राइड आयन को, हाइड्राइड आयन क्या हो जाएगा? H-। एक H में एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है और H- हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और एक प्रोटॉन है। एक इलेक्ट्रॉन वो और कहाँ से ले रहा है? वो NAD जो है उससे ले रहा है। तो अब NAD न रह के वो NAD+ हो जा रहा है। तो अब ये हाइड्राइड आयन बन गया। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स और एक प्रोटॉन हो गया, क्योंकि जब एक H है तो उसमें प्रोटॉन एक है। तो इस तरह से ये अपने NADH मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाएगा। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होता है वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं जो एंजाइमेटिक एक्शन करते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स चेन के थ्रू पास होता है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मुख्यतया 3 कॉम्प्लेक्सेज होते हैं। कॉम्प्लेक्स 1, जो कॉम्प्लेक्स 1 हो गया वो NADH डिहाइड्रोजनेज है, ये कॉम्प्लेक्स 1 है। कॉम्प्लेक्स 3 कॉम्प्लेक्स 3 जो है BC1 कॉम्प्लेक्स है, ये प्रोटीन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है। और कॉम्प्लेक्स 4 ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है, ये डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के पास। ये 3 कॉम्प्लेक्सेस हैं। ये NADH जो है अपने 2 हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 हाई एनर्जी, जब हाइड्राइड आयन इससे अलग होगा तो 2 हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जो है ये पहले कॉम्प्लेक्स को डोनेट करेगा। ये देखिए ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और इसी मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पाया जाएगा और उसकी मल्टीपल कॉपीज़ होंगी, कई कॉपीज़ होंगी। तो इसमें इनर मेम्ब्रेन में ही वो इलेक्ट्रॉन्स पास ऑन होंगे कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू और वहीं पर ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन भी होगा। ये देखिए इसी में ये F1 पार्टिकल पाया जा रहा है। इसका ये F0 पोर्शन जो कि मेम्ब्रेन के अंदर है और इसका ये जो स्टॉक और नाभ है ये मैट्रिक्स में, ये मैट्रिक्स पोर्शन है, ये मैट्रिक्स में है। तो इसी नाभ पर, जिसको हेड ग्रुप कहेंगे, और ये कहा जाएगा ATP सिंथेज। तो ATP सिंथेज जो एंजाइम है, ATP सिंथेज, इस पर जो है ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उससे वाटर से कंबाइन करेंगे। इसमें मैट्रिक्स में फ्लूइड पाया जाएगा, वाटर होगा और ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर साइटोप्लाज्म से डिफ्यूज़ करके पहुंचती है, तो ऑक्सीजन यहाँ मिल जाएगी, वाटर मिल जाएगा और यहाँ पर ये जो हैं उसे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑक्सीजन से कंबाइन करके फिर वाटर बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन्स के थ्रू पास होते हैं। तो वो जो मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन्स जो सीरीज़ में हैं उसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन क्या है? ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में ATP सिंथेसाइज होती है ATP सिंथेस के द्वारा। ये देखें ये मेम्ब्रेन है, अब मेम्ब्रेन में ही ये F1 पार्टिकल है ATP सिंथेस ये, और इसी पर जो है ATP की सिंथेसिस होगी। देखिए ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और इससे ATP की सिंथेसिस हो रही है। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट के द्वारा जो एनर्जी रिलीज होगी वो ATP के सिंथेसिस में काम आती है। तो इसी ग्रेडियंट से जो ATP का फॉर्मेशन होगा
और वो प्रोटॉन का ग्रेडियंट जो बनेगा वो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से बनेगा। ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे और वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे और उसका जो ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होगा तो उस ग्रेडियंट के फॉर्मेशन से जो पोटेंशियल एनर्जी है फिर इलेक्ट्रॉन री इंटर करेगा, तो उस एनर्जी से ये एंजाइम जो है एटीपी सिंथेस, वो एटीपी की सिंथेसिस करेगी। तो जो इलेक्ट्रॉन से एनर्जी डिप्लीट होगी और एटीपी का फॉर्मेशन करेगी, इसी को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, क्योंकि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन से जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनसे जो एनर्जी डिप्लीट हो रही है वो एनर्जी जो है इसके एटीपी सिंथेसिस के काम आ रही है। जब इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, तो इस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की कुछ एनर्जी इन कॉम्प्लेक्सेस में थोड़ा सा कॉन्फॉर्मेशनल चेंज लाती है, इनके शेप में चेंज लाती है। और शेप में चेंज लाने से ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं अब ये प्रोटॉन को पंप करते हैं। जो प्रोटॉन भी रिलीज हो रहे हैं इनको पंप करके देखिए ये ला रहा है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कौन सा स्पेस हो गया? देखिए ये इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये आउटर मेम्ब्रेन है। तो इनर और आउटर के बीच में ये जो स्पेस है ये हो गया इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो इसको पंप करेंगे तो ये एक तरह से जो ये कॉम्प्लेक्सेस हैं वो प्रोटॉन मशीन की तरह से काम करने लगेंगे और प्रोटॉन को पंप करके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में उसको पंप करेंगे। जब ये प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आ जाएंगे तो धीरे धीरे इनका जो कंसंट्रेशन है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में बढ़ता जाएगा। ये देखिए ये लिपिड बाई लेयर है, यहाँ पर जो आउटर मेम्ब्रेन में दो लाइन आप देख रहे हैं, तो ये दोनों लाइन जो है लिपिड की बाई लेयर को बता रही हैं। उसी तरह से लिपिड की बाई लेयर इनर मेम्ब्रेन में होगी। तो मेम्ब्रेन में ये मेम्ब्रेन के थ्रू पंप करके यहाँ पर मैट्रिक्स में जो है प्रोटॉन आ जाएंगे और प्रोटॉन का यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है बढ़ता जाएगा। प्रोटॉन का जब कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा तब एक स्थिति ऐसी आएगी कि यहाँ पर प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे और यहाँ पर प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे मतलब पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे। पॉजिटिव चार्जेस अधिक हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्जेस के अधिक यहाँ हो जाने से यहाँ से पॉजिटिव निकल के यहाँ आ गया तो मैट्रिक्स में नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो एक समय ऐसा आएगा कि प्रोटॉन का ग्रेडियंट हो जाएगा और ये प्रोटॉन के ग्रेडियंट से ये यहाँ पर अधिक और यहाँ पर कम। तो ये प्रोटॉन्स जो हैं यहाँ पर पॉजिटिव ज़्यादा और यहाँ पर अब नेगेटिव ज़्यादा हो गया। तो ये अधिक प्रोटॉन अब कम प्रोटॉन की तरफ, मतलब पॉजिटिव से अब ये नेगेटिव की तरह अट्रैक्ट होंगे और फिर से ये प्रोटॉन्स री इंटर करेंगे मैट्रिक्स में जहाँ से ये आए थे। सामान्यतया जो इनर मेम्ब्रेन है वो आयंस के लिए या स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए फ्रीली परमेएबल नहीं है, बहुत डिफ्यूज़न स्लो रेट पर होता है इनर मेम्ब्रेन के थ्रू मैट्रिक्स में। तो ये जो इसकी मेम्ब्रेन में पाई जाने वाली जो एंजाइम है और जिसको ये देख रहे हैं वो एंजाइम यहाँ पर बनाई गई है, ये भी मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। इस मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में ये देखिए जो मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्टेड पोर्शन है, जो मेम्ब्रेन के अंदर का पोर्शन है उसको F0 कहते हैं और एक छोटे से स्टॉक के द्वारा ये नॉब से अटैच्ड है, इसको नॉब कहेंगे और स्टॉक और नॉब को मिला के हेड कहेंगे। तो ये जो हेड, इसका हेड ग्रुप है, ये कैटेलिटिक एक्शन करता है। जब ये कैटेलिटिक एक्शन करता है और ये प्रोटॉन्स इसके थ्रू पास होते हैं तो इसमें भी कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हो जाता है और ये प्रोटॉन्स को पैसेज देता है। ये प्रोटॉन्स को पैसेज देगा और ये मैट्रिक्स में प्रोटॉन्स री इंटर करेंगे। जब री इंटर करेंगे तो देखिए इसके थ्रू ये हाइड्रोफिलिक पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। हाइड्रोफिलिक पोर के फॉर्मेशन से ये प्रोटॉन्स जो हैं ईजिली इसके मैट्रिक्स के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर जो है ये एंजाइम जो है एडीपी से और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के कॉम्बिनेशन से फिर एटीपी का फॉर्मेशन करेगी। तो इसमें तीन कारण हो गए मुख्यतया। एक तो ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू पास होते हैं तब ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो प्रोटॉन को पंप करते हैं
इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप करेंगे। इस पंपिंग से प्रोटॉन का कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ जाएगा और मैट्रिक्स में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। जब यहाँ पर अधिक पॉजिटिव हो जाएगा और अंदर मैट्रिक्स में कम पॉजिटिव रह जाएगा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फिर अट्रैक्शन होगा। तो फिर से ये पॉजिटिव चार्जेस जो हैं री इंटर करेंगे मैट्रिक्स में। उस री इंटर करने में ये जो एनर्जी लिबरेट होगी प्रोटॉन्स के द्वारा, क्योंकि प्रोटॉन्स का जब ग्रेडियंट यहाँ पर बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है, तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप करती है और वो पोटेंशियल एनर्जी एटीपी के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो एटीपी का फॉर्मेशन जो है वो प्रोटॉन के ग्रेडियंट में जो एनर्जी है उसके द्वारा होता है, न कि किसी हाई एनर्जी केमिकल ग्रुप के कॉम्बिनेशन से होता है। केमिकल ग्रुप के कॉम्बिनेशन से नहीं होता, प्रोटॉन के हाई एनर्जी के वजह से के कारण ये एटीपी का फॉर्मेशन होता है और इसी फेनोमेनन को कहा जाता है केमिऑस्मोसिस। केमी के मतलब हो गया ग्रीक में, जो एटीपी की केमिकल सिंथेसिस होती है बॉन्ड फॉर्मेशन के द्वारा। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन बाय केमिकल सिंथेसिस ऑफ एटीपी, इसको कहते हैं केमी। और मेम्ब्रेन के थ्रू जो पुश होता है उसको कहते हैं ऑस्मॉस। तो ऑस्मॉस के मतलब ग्रीक में पुश हो गया, उसके मतलब एटीपी फॉर्मेशन जो केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू हो रहा है वो हो गया केमी। तो इसी से ये जो एक थियरी निकल के आई केमी ऑस्मोसिस या केमी ऑस्मोटिक थियरी ऑफ एटीपी फॉर्मेशन, ये थियरी जो है पीटर मिचेल के द्वारा 1961 में प्रपोज हुई थी और 1961 से एक डिकेड तक इस पर बहुत बहस चलती रही, इसको मान्यता नहीं मिलती रही। उसके पहले ये सोचा जाता था कि जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है वो हाई एनर्जी केमिकल ग्रुप्स के कॉम्बिनेशन के द्वारा होता है। लेकिन जब ये पीटर मिचेल की थियरी आ गई और जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से कंफर्म हो गया कि नहीं, जो एटीपी का फॉर्मेशन है वो प्रोटॉन ग्रेडियंट में जो मैट्रिक्स जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट फॉर्मेशन हो रहा है और उस ग्रेडियंट फॉर्मेशन के कारण उसमें पोटेंशियल एनर्जी डेवलप कर रही है और वो पोटेंशियल एनर्जी जब प्रोटॉन फिर से री इंटर कर रहे हैं इस एंजाइम के थ्रू मैट्रिक्स स्पेस में, तब ये सिंथेसाइज कर रहे हैं एटीपी की। तो ये इसी को कहते हैं केमी ऑस्मोसिस थियरी। NADH अपने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 के द्वारा एटीपी सिंथेज के पास तक ले जाता है। FADH2 वो अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो कोएंजाइम Q को देता है, लेकिन कोएंजाइम Q में वो पोटेंशियल नहीं है कि वो प्रोटॉन्स को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप कर सके, ये सिर्फ पास ऑन कर देता है। तो Q जो है कॉम्प्लेक्स 1 के इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 3 में और ये C जो है वो 4 में पास ऑन करता है। तो इसको ये कॉम्प्लेक्स 1 हो गया, ये कॉम्प्लेक्स 3 हो गया, ये कॉम्प्लेक्स 4 हो गया। Q और C ये मिलके दोनों कॉम्प्लेक्स 2 बनाते हैं, सेकेंड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और इनमें कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को ये प्रोटॉन्स को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप कर सकें।